Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our next exercise of idioms and phrases. So let's begin it. Your first idiom is on your screen, all and sundry. ये all and sundry क्या होता है? आप लोगों ने देखा होगा जैसे अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल है, वहां पर आपका भंडारा किया जाता है। वहां किसी पर्टिकुलर जात बिरादरी के बच्चों को या लोगों को खाना खिलाया जाता है, या कोई भी आकर वहां प्रसाद ग्रहण कर सकता है। तो वहां बिना किसी पक्षपात या भेदभाव के सारे होते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं ऑल एंड सन्ड्री। ऐसे ही कई बार अपने गांव में भंडारा करते हैं, धर्म किया जाता है, उस टाइम क्या कहा जाता है, पूरे गांव की चूल्हा न्योत है। तो सारे के सारे बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी भी पार्शियलिटी के या फिर किसी क्षेत्र आदि को टारगेट करते हुए आमंत्रित किए जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑल एंड सन्ड्री। इसका क्या बना, पहला एवरीबडी विदाउट एनी डिस्टिंक्शन हो सकता है, एवरीबडी विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, डिस्क्रिमिनेशन, पार्शियलिटी यानी बायस्डनेस या प्रेजुडिस, उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं, ऑल एंड सन्ड्री। फिर कहता है ओनली द रिच पर्संस, ये तो केवल आपकी एफ्लुएंट क्लास को, वेल्दी क्लास को ही टारगेट कर रहा है, गलत हो जाएगा। टुगेदर विद बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट हो गया। ओनली सिलेक्टेड पीपल, ये भी इनअप्रोप्रिएट हो गया। हमारा क्या आ जाएगा, एवरीबडी विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, डिस्क्रिमिनेशन या डिफरेंस या पार्शियलिटी, बायस्डनेस, प्रिजुडिस। नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट में क्या कहता है, टू बी आउट ऑफ क्वेश्चन। इसका प्रयोग जब किया जाता है जब आप कहते हो भाई इस बात का तो प्रश्न भी नहीं उठता, जब कोई बात हो ही नहीं सकती, वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, वहां पर आप प्रयोग करते हैं टू बी आउट ऑफ क्वेश्चन। पहला आया टू रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब होता है शक्ल मिलना, झलक आना। जब एक व्यक्ति की झलक या शक्ल किसी दूसरे से मिलती है, उसके लिए रिजेंबल का प्रयोग करते हैं। आपके एग्जाम के अंदर प्रेपोजिशन के टॉपिक में आएगा, रिजेंबल के साथ आप टू लगाएं या विद लगाएं। हमेशा एक बात का ध्यान रखेंगे, रिजेंबल के साथ कभी भी इन दोनों में से कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाया जाता, इसके अतिरिक्त भी नहीं आती। तो रिजेंबल अकेला आएगा। राज रिजेंबल्स हिज फादर, राज की शक्ल उसके पिताजी से मिलती है। हाँ, इसके लिए एक फ्रेज होता है बेटे, वो होता है टेक आफ्टर। ही टेक्स आफ्टर हिज ब्रदर, उसकी शक्ल अपने भाई से मिलती है, तो टेक आफ्टर का प्रयोग करते हैं रिजेंबल के लिए। ये हमारा गलत हो गया पहले वाला। फिर कहता है टू बी वेरी इजी। कई बार आप कहते हो ए चाइल्ड्स प्ले, बच्चों का खेल, बाएं हाथ का खेल, उसके लिए क्या यूज किया जाता है, उसके लिए आप यूज करते हो टू बी वेरी इजी। ये तो गलत हो जाएगा हमारा। टू बी इम्पॉसिबल और जस्ट इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता, उसको क्या कहते हैं, आउट ऑफ क्वेश्चन, ये हो सकता है। फॉर द एंड ऑफ समथिंग, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, हमारा क्या बनेगा, इम्पॉसिबल। नेक्स्ट पे चलते हैं, अ फूल्स पैराडाइज। इस पैराडाइज क्या होता है, पैराडाइज का मतलब है हेवन, ईडन। आप लोगों के कैलकाटा के अंदर एक गार्डन है, ईडन गार्डन, इस नाम से स्टेडियम है। ईडन का मतलब होता है हेवन, पैराडाइज। इसको कहते हैं मूर्खों का स्वर्ग, झूठी आशाओं पर आधारित जो होता है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, फूल्स पैराडाइज। आप लोगों ने सुना होगा, आपका एक नाटक आता था मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो अपने ख्यालों में खोया रहता था, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करते थे, उसके लिए यूज करते थे फूल्स पैराडाइज। बच्चे छोटे होते हैं, उस टाइम पे क्या करते हैं, अपने विचारों में खोए रहते हैं, कभी राजा रानी बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड जो होता है, उसके लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, ए फूल्स पैराडाइज। आप लोगों ने तेनालीरामा की कहानियां पढ़ी होंगी या फिर शेख चिल्ली की कहानियां पढ़ी होंगी। वो भी क्या रहते थे, कई बार अपने ख्यालों में डूबे रहते थे। उस विजनरी वर्ल्ड के लिए, इमेजिनरी वर्ल्ड के लिए किसका प्रयोग करते हैं, अ फूल्स पैराडाइज। एन अंडर डेवलप्ड कंट्री, एक ऐसा देश, ऐसी जगह जो अंडर डेवलप्ड है, ये तो गलत हो जाएगा। यूटोपिया, यूटोपिया का मतलब होता है राम राज्य। राम राज्य का मतलब होता है जिस जगह पर हर व्यक्ति को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई पार्शियलिटी नहीं होती, प्रिजुडिस नहीं होता, बायस्डनेस नहीं होती, उसको कहते हैं यूटोपिया। ये तो गलत हो जाएगा।
हैप्पीनेस फाउंडेड ऑन वेन हॉप्स। बेटे वेन क्या है यहां पर? वेन हॉप्स झूठी आशाएं, झूठी आशाओं पर आधारित खुशी हो सकता है हमारा। ए मेंटल असाइलम फॉर पोएट्स, कवियों के लिए एक पागल खाना। असाइलम किसके लिए आया? आश्रयस्थली, और मेंटल असाइलम क्या बन गया? पागल खाना बन गया। ये तो गलत हो जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा? हैप्पीनेस फाउंडेड ऑन वेन हॉप्स। अब यहां पर एक चीज और देखेंगे, एक हमारा शब्द होता है VEIN, वेन। इसका प्रयोग करते हैं ब्लड सर्कुलेटरीज के लिए, जो आर्टरीज वगैरह होती हैं। नस के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वेन का। एक होता है इनवेन। इनवेन ये आपके एग्जाम में भी आता है। इनवेन का मतलब होता है व्यर्थ में। माई फादर एडवाइज्ड मी मैनी टाइम्स बट ऑल हिज एडवाइस वेंट इन वेन। मेरे पिताजी ने मुझे कई बार शिक्षा दी, सलाह दी, लेकिन उनकी सारी सलाह शिक्षा व्यर्थ गई। उसको क्या कहते हैं? गो इन वेन, यानी यूजलेस, यानी फ्यूटाइल। एक और पेपर में आता है वेन ऑफ। वेन ऑफ इसका मतलब होता है किसी चीज का अभिमान होना, घमंड होना, उसके लिए यूज करते हैं। जैसे रानी इज वेन ऑफ हर ब्यूटी, रानी को अपनी सुंदरता का गुमान है, घमंड है। राज इज वेन ऑफ हिज वेल्थ, उसे अपनी धन संपत्ति का गुमान है, घमंड है, उसके लिए यूज करते हैं। एक होता है बेटे VANE, वेन। आप लोग जब न्यूज सुनते हो तो उस वक्त वेदर फोरकास्टिंग आता है, मौसम का पूर्वानुमान। उस समय पर आपने देखा होगा एक डंडा होता है, उसके ऊपर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों दिशाएं दिखाई जाती हैं। उसके ऊपर एक कॉक, एक मुर्गा बैठा रखा होता है, उसे वेदर कॉक भी कहते हैं और वेन भी बोला जाता है। तो ये तो हो जाएगा दिशा सूचक। एक और आपके पेपर में आता है WANE, वेन। ये आपके एग्जाम में SSC और CGL में कई बार आया है, CPO के एग्जाम में कई बार आ चुका है। आप लोगों की एक आजकल ब्लैक बुक नाम से पुस्तक आई हुई है वोकेबलरी के लिए, उसके अंदर भी देखोगे तो ये कई बार मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वेन याद करो, आप लोगों ने 12th स्टैंडर्ड में एक पोएम पढ़ी थी जिसका नाम था माई मदर एट 66। उस पोएम के अंदर जो कवियत्री है कमला दास हैं, वो अपनी मदर की तुलना चांद से करती हैं। जब वो पूरा का पूरा चांद है यहां पर ये, और ये धीरे धीरे किसकी तरफ जाता है? शाम पक्ष की तरफ जाता है, तो ये धीरे धीरे क्या होता है? कम होता चला जाता है। जब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है तो इसको कहते हैं वेन। वेन यानी डिक्रीज, रिड्यूस, डिक्लाइन, उसके लिए प्रयोग में लाया जाता है। एग्जाम में ये पूछा जाता है, इन वेन आता है, वेन ऑफ आता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। टू बीट अबाउट द बुश। बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या होता है? यहां पर कई जगह पर आपको बीट अबाउट मिलेगा, कई जगह पर बीट अराउंड भी मिल सकता है। आप जब चूहा मारने की कोशिश करते हो, आपकी रोडेंट फैमिली का कोई भी क्रीचर होता है, उसकी बात करें। मान लीजिए ये झाड़ियां हैं और चूहा इस पोजीशन पे आके दुबक के बैठ गया। आप इधर डंडा मारेंगे तो वो भागेगा नहीं, मुड़कर देखेगा। इधर हिट करेंगे तो उधर मुड़कर देखेगा, नीचे स्ट्राइक करेंगे तो नीचे देखेगा, और ऊपर लगाएंगे तो ऊपर देखेगा। वो ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि यहां भी मारा जा सकता है, वो एक जगह पे दुबका रहता है। तो इसीलिए बोला जाता है डू नॉट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। इधर उधर की मत हांको, मुद्दे की बात करो, मतलब की बात करो। तो सीधे सीधे बात करने के लिए, यहां पर प्रेरित करने के लिए बोला जाता है डोंट बीट अबाउट द बुश। इट मीन्स टू टॉक इन ए राउंड अबाउट मैनर, घुमा फिराकर बातें करना, उसे हम क्या कहते हैं? बीट अबाउट द बुश या बीट अराउंड द बुश। इसके लिए एक वर्ड आता है आपके एग्जाम में, सर्कमलोक्यूशन। सर्कमलोक्यूशन, घुमा फिराकर बातें करना, ये बेटे आप लोगों से वन वर्ड्स में पूछा जाता है, ठीक है। अब पहला आया टू अप्रोच ए सब्जेक्ट स्लोली और ग्रेजुअली, धीरे धीरे करके किसी मुद्दे पर पहुंचना बेटे हो सकता है। टू डू वंस एफर्ट्स सिंसियरली, पूरे कैंडिडली, पूरे ऑनेस्टली, पूरी सत्यनिष्ठता पूर्वक अपने प्रयास करना, उसकी बात करता है। ये तो इनअप्रोप्रिएट हो गया। टू बी पार्शली इग्नोर्ड,
मार्जिनली किसी को इग्नोर किया जाना, आंशिक रूप से किसी की अवहेलना किया जाना, उसके प्रति अपैथेटिक होना, इंडिफरेंट होना, उदासीन होना, ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है टू मेक समथिंग क्रिस्टल क्लियर, किसी चीज को सुस्पष्ट करना, पूरी तरह से डिस्क्राइब करना, गलत हो जाएगा। क्या आ जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट कहता है बेटे अ बर्निंग क्वेश्चन, बेटा ऐसा प्रश्न, ऐसा मुद्दा जिसके ऊपर आप बड़ी गर्मजोशी के साथ चर्चा करते हो। जब कोई भी पॉलिटिकल इशू आता है या आपके राइट्स वगैरह यानी दंगे वगैरह हो जाते हैं, कोई भी कैंपेन चलाया जाता है, कोई भी मूवमेंट होती है, आंदोलन वगैरह होता है, आप लोगों को याद होगा पीजेंट्स रिवॉल्ट हुआ था आपका, यानी कृषकों का विद्रोह हुआ था, उसकी बात करते हैं। अपने इंडिया में भी बात चली थी, पीजेंट्स अभी भी बैठे हुए हैं, कृषक समुदाय के लोग, किसान लोग बैठे हुए हैं धरने पर, तो वो जो जिस अंदाज में बैठे हुए हैं उसके लिए बात किया जाता है। आज सबकी जुबान पर उसी की चर्चा हो रही है, गवर्नमेंट क्या कदम लेगी, क्या कदम नहीं लेगी। पुलवामा अटैक हुआ था, उस टाइम पे सबकी जुबान पे एक ही चीज थी, पुलवामा अटैक क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने करवाया, इस तरीके की बातें। तो जिस चीज के ऊपर जबरदस्त तरीके से टीका टिप्पणी की जाती है, हर व्यक्ति की जुबान पर होता है वो इशू, उसे कहते हैं अ बर्निंग क्वेश्चन, एक ज्वलंत प्रश्न। ए प्रेजेंट आफ्टर वंस हार्ट, ऐसा उपहार, ऐसा गिफ्ट जो किसी के दिल के करीब होता है, किसी को बड़ा पसंद होता है, ये तो गलत हो जाएगा। फिर कहता है एन ओल्ड इंपॉर्टेंट इश्यू, एक पुराना महत्वपूर्ण मुद्दा, कोई भी सिग्निफिकेंट इशू रहा है, मैटर रहा है, उसकी बात कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर कहता है ए मैटर हॉटली डिस्कस्ड इन पब्लिक और पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से किसी मुद्दे को जब बड़ी गर्मी के साथ, गर्मजोशी के साथ उस पर चर्चा की जाती है, हो सकता है लाइफ इंप्रिजनमेंट, आजीवन कारावास, ये तो गलत हो जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? सी ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, टू हिट बिलो द बेल्ट, बेटे कमर बंद के नीचे या कमर के नीचे वार करना। आप जैसे एक विद्वान ने कभी कहा था, अ ट्रू वॉरियर नेवर हिट्स बिलो द बेल्ट, एक सच्चा योद्धा कभी भी कमर के नीचे वार नहीं करता, अर्थात गलत तरीके से पेश नहीं आता। लेट्स साइट एन एग्जांपल फ्रॉम द महाभारत, महाभारत में से एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। बेटे जब आपके भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध चल रहा था अंतिम समय पर, उस वक्त आपके कृष्ण जी बार बार उछल उछल के कह रहे थे अहो अहो मंजले भैया अहो, और इशारा कर रहे थे इसकी जंघा को तोड़ दे। और भीम बिल्कुल वैसा ही करता है, इस तरीके से वो अपने अंत को प्राप्त होते हैं दुर्योधन जी। उस समय पर बलराम वहां मौजूद थे और वो एकदम अखाड़े के अंदर जाते हैं और उसे कहते हैं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मेरे शिष्य नहीं हो सकते, तुमने गलत तरीके से प्रहार किया है। तो अनुचित और गलत तरीके से पेश आना, उसे क्या कहते हैं? हिट बिलो द बेल्ट। आपकी बहुत सारी फाइट्स वगैरह होती हैं, उनमें भी कमर से नीचे अगर मारा जाता है तो उसे फाउल मानते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे? हिट बिलो द बेल्ट। टू एक्ट अनफेयरली, फेयरली होता तो सही तरीके से, अनफेयरली होता तो गलत तरीके से, ये हमारा हो सकता है। टू एक्ट इन ए फेयर मैनर, ये गलत हो जाएगा। गिव अप, गिव अप यानी क्विट, अबेंडन, लीव, फॉरसेक, त्यागना, छोड़ना, ये तो गलत हो जाएगा। जैसे ही हैज गिवन अप स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग, उसने धूम्रपान और मद्यपान छोड़ दिया है। टू एक्ट ब्रेवली, बहादुरी पूर्वक पेश आना, ये गलत हो जाएगा। हमारा क्या बन जाएगा? टू एक्ट अनफेयरली। नेक्स्ट क्या कहता है बेटा? टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स विद, प्ले डक्स एंड ड्रेक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एक्सप्लेन व्हाट डज ड्रेक एंड डक मीन। बेटे डक्स होती हैं बतखें और ड्रेक होता है नर बतख, ठीक है। अब ये क्या होता है, जब कभी भी आप किसी ताल तलैये के पास खड़े होते हो तो मैंने अक्सर देखा है लड़के लोग कंकड़ उठाते हैं, उसमें मारते हैं, वो तैरता हुआ जाता है। वो जब गोते खाता हुआ जाता है, स्किम करता हुआ जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, यानी पानी पर पत्थर तैराना। ये तो था स्पोकन इंग्लिश के अंदर। लेकिन जब बात की जाती है बेटे किसमें? आपके ग्रामर के अंदर, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर, तो प्ले डक्स एंड ड्रेक्स विद का मतलब होता है व्यर्थ गवाना, वेस्ट करना।
पहला आया सेव मनी एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर पैसे को सेव करना, ये तो गलत हो जाएगा बेटा। इसके लिए हमारे पास एक आता है, बचपन में आप लोगों ने एक ग्रास हॉपर और एक एंट की कहानी सुनी होगी, उसमें एक इडियम तैयार होता था, सेव समथिंग फॉर द रेनी डे। बेटे आज बरसात आ जाए, ओले गिरने शुरू हो जाए, क्या हमारी लेबर क्लास कोई काम कर पाएगी? नहीं, वो अपने घर पे रहेगी। फिर उनके घर में चूल्हा चौका कैसे चलेगा, उनका जीवन कैसे चलेगा? उस टाइम पे जो उन्होंने सेव कर रखा होता है उससे वो गुजर बसर करते हैं। तो उसके लिए होता है सेव समथिंग फॉर द रेनी डे, ये तो हमारा गलत हो गया। इसलिए टू बी ऑन द रन, कोई चीज जब प्रचलन में होती है उसके लिए ये भी गलत हो जाएगा। टू फाइट ब्रेवली, बहादुरी पूर्वक लड़ना, ये भी गलत हो गया बेटा। टू स्क्वेंडर मनी, स्क्वेंडर का मतलब होता है बेटे वेस्ट, टू वेस्ट मनी, पैसा व्यर्थ गंवाना, तो हमारा क्या बन जाएगा? डी। कई बार आप जैसे सुलझे हुए लोग एक बात कहते हैं, डू नॉट प्ले डक्स एंड ड्रेक्स विद योर पेरेंट्स हार्ड अर्न्ड मनी, अपने माता पिता की खून पसीने की कमाई को व्यर्थ मत गवाओ, तो क्या बन जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे टर्न ओवर अ न्यू लीफ, इसे भी समझ लेंगे। अभी अभी हमने बात की थी ग्रास हॉपर की। एक ग्रास हॉपर होता है और एक वो हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं आपके, जिन्हें ड्रैगन फ्लाइज कहते हैं। वो अपनी फसल को चौपट कर देते हैं, उसे खा जाते हैं पूरी, देखा होगा आपने। अब जो आपका ग्रास हॉपर है या ड्रैगन फ्लाई है, मान लीजिए ये एक पत्ता है, इसके ऊपर बैठेगा और इसको जब तक कंज्यूम करता रहेगा जब तक उसके काम की चीज निकलती है। जब उसके काम की चीज निकलनी बंद हो जाएगी तो वो दूसरे के ऊपर जाकर शिफ्ट हो जाता है। एक मोटी सी बात, आप सारे के सारे ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर देखा होगा लगभग हर घर के अंदर भैंसे वगैरह होती हैं। अपना जो कटड़ा है या कटिया है या फिर गाय का बछड़ा या बछिया आदि है, वो जब उसको चूंगने के लिए जाता है उस टाइम पे वो एक थन को पकड़ के चूसता रहता है। जब उसमें से दूध आना बंद हो जाता है तो दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। उस सेंस में किसका प्रयोग करते हैं? टर्न ओवर अ न्यू लीफ। आ गई बात समझ में? यानी अपने अंदर सुधार करना बेटर के लिए, उसके लिए क्या यूज करते हैं? टर्न ओवर अ न्यू लीफ। पहला है बेटे बेंड वंस वेज फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स, तो ये हमारा हो सकता है अपने अंदर सुधार करने वाली सेंस। टू बी प्रेजेंट, उपस्थित होना, गलत हो गया। टू बी डिस्कार्डेड, थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे, एक आया था डिस्कार्ड, डिस्कार्ड यानी लीव। आप फोन के ऊपर किसी एप्लीकेशन को रन करते हैं, कोई फाइल वगैरह खोल लेते हैं, उसमें थोड़े बहुत चेंजेस करते हैं, अब वहां ऑप्शन आता है इसे सेव करना है या छोड़ना है, तो वहां डिस्कार्ड का ऑप्शन आता है, तो ये तो छोड़ने के लिए था, गलत हो जाएगा। तो सर्वाइव और सस्टेन, किसी चीज पर जिंदा रहना, ये भी हमारा गलत हो गया। क्या बन जाएगा बेटा? टू मेंड वंस वेज। जब आप मूवीज देखते हो उसमें कोर्ट की कार्यवाही चल रही होती है, उस समय पर जज साहब कई बार कहते हैं ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड, और कई बार इसके ऑपोजिट बोलते हैं ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। खारिज करना है तो ओवररूल्ड और लगा रहना है तो सस्टेन, तो ये तो गलत हो गया हमारा यहां पर। नेक्स्ट क्या कहता है बेटे? टू बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स, इसे भी जान लेंगे। मान लीजिए ये कैंडल है, इसके इस एज पे भी जला दिया और इस कॉर्नर से भी जला दिया। जैसे ही आप दोनों तरफ से इसको लाइट कर देते हो, इग्नाइट कर देते हो, ये बर्न होना शुरू हो जाता है, मेल्ट होना शुरू हो जाता है। अब ये जल्दी जल्दी कंज्यूम हो रहा है, लेकिन अगर आप इसको सीधा खड़ा करके जलाएंगे तो वो लंबे समय तक चलेगा। अब दोनों तरफ से अगर जलाया गया है तो वो जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा का प्रयोग किया जा रहा है। इसको आप हिंदी में कहते हैं दोनों हाथों से लुटाना, जरूरत से ज्यादा का प्रयोग करना। पहला आया बेटा टू बी अ वेल्दी पर्सन, यानी एफ्लुएंट होना, प्रोस्पेरस होना, रिच होना, वेल टू डू होना, उसके लिए बात करते हैं, ये तो गलत हो जाएगा। टू बी अ लेजी पर्सन, लेजी कौन सा होता है? जो इनएक्टिव किस्म का होता है, जिसे हम लिथार्जिक भी कहते हैं, जिसे हम स्लॉथफुल भी कहते हैं या स्लॉथ बोलते हैं। ये आया आलसी के लिए, गलत हो गया। टू ट्रीट एज इंपॉर्टेंट, किसी चीज को सिग्निफिकेंट मानना, इंपॉर्टेंट मानना, महत्वपूर्ण समझना, ये तो गलत हो जाएगा। टू यूज अप टू मच एनर्जी,
बहुत ज्यादा एनर्जी का प्रयोग करना, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा के लिए। तो हमारा क्या बन गया? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है बेटे, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। आप हिंदी में कहते हो बैल को सींगों से पकड़ना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मीनिंग होता है मुसीबत के साथ गुत्थम गुत्था होना। जब आप किसी मुसीबत के साथ जूझते रहते हो तो उसको क्या बोलते हैं? टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। पहला आया बेटा, टू इवेड अ डिफिकल्टी। इवेड का मतलब होता है टालना, बचना, किसी चीज को अवॉइड करने वाली सेंस में आया। ये तो हमारा गलत हो जाएगा। टू ब्लश और ग्रो पेल। कई बार आप कहते हो वो शर्मा गई, वो लजा गई, उसने ब्लश किया। तो पीला पड़ जाना या फिर ब्लश करना, शर्मिंदा महसूस होना, उस सेंस में यूज किया जाता है। ये एम्बेरेस्ड नहीं होता। एम्बेरेस्ड, लज्जित होना थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है, और ब्लश करना थोड़ा सा पॉजिटिविटी में लजाने वाली सेंस में। ये भी गलत हो गया हमारा। टू ग्रैपल विद डिफिकल्टी, मुसीबत के साथ उलझे रहना, उसको कहते हैं आपका टेक द बुल बाय द हॉर्न्स हो सकता है। टू स्पॉइल वन विद फ्लैटरी। बेटे फ्लैटरी होता है चापलूसी, फ्लैटरर होता है सिकोफेंट। एक होता है चुगलखोर, उसको कहते हैं बैक बाइटर। एक होता है चापलूस, उसे कहते हैं फ्लैटरर या सिकोफेंट। तो किसी को स्पॉइल कर देना, बर्बाद कर देना, कैसे? उसकी चापलूसी करते हुए। गलत हो गया। तो हमारा क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन। तो बेटे ये थी आपकी एक्सरसाइज अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तो मैं इजाजत चाहूंगा। नमस्कार दोस्तों।